प्यूतिन का शैतान लाएगा महातूफान, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न ही मैं किसी विशेषण से सुशोभित करके अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं। प्यूतिन का शैतान, ठीक सुना है आपने। 24 घंटे पहले मैंने आपको आईसीबीएम के बारे में बताया था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इनमें से भी दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रशिया के पास में, जिसका परीक्षण 2 दिन पहले ही प्यूतिन ने किया। परीक्षण करने के बाद प्यूतिन ने पूरी दुनिया को यह कहा कि रशिया की तरफ आंख दिखाने से पहले पूरी दुनिया 10 बार सोचेगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्यूतिन ने अपने इस आईसीबीएम को नाम क्या दिया है? इस सरमट को नाम क्या दिया है? इसको नाम दिया गया है शैतान। यानी प्यूतिन का शैतान, रशिया का शैतान, शैतान जो कोहराम लेकर के आता है। ये शैतान कितना खतरनाक है, शैतान पर हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास में है। अगली एक और बात, क्या 9 मई को युद्ध खत्म हो जाएगा या 9 मई के बाद में परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा? अगर परमाणु अटैक हुआ तो क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर बड़ी तबाही लेकर के आएंगे प्यूतिन? अगर प्यूतिन बड़ी तबाही लेकर के आएंगे तो क्या अमेरिका, नेटो, ये सब युद्ध में उतर जाएंगे? पहली बड़ी खबर, रूसी हमलों से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही हो गई है। हमलों के चलते यूक्रेन के कई शहर खाली हो गए हैं। 2 लाख की आबादी वाला शहर क्राइलेंको खाली हो गया है। क्राइलेंको में सिर्फ 40,000 लोग बचे हुए हैं। यानी कि अभी भी प्यूतिन की सेना कहर बरपाने में लगी हुई है। आपको अब हम ये दिखाते हैं कि हम प्यूतिन के किस शैतान की बात कर रहे थे। प्यूतिन का शैतान यानी सरमट मिसाइल, वो मिसाइल जिसके जरिए यूक्रेन पर प्यूतिन कभी भी अटैक कर सकते हैं। वो मिसाइल जो रशिया की ताकत है, इसे शैतान नाम दिया गया है। रशिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम सरमट का रशिया ने सफल परीक्षण किया। मैंने पहले भी आपको बताया था, वजन 200 टन से ज्यादा, मिसाइल की लंबाई 35 मीटर, सरमट मिसाइल की चौड़ाई 3 मीटर, 18,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ले जाने में सक्षम है। एक साथ 16 छोटे वॉरहेड को लेकर के जा सकता है। एक साथ 10 बड़े वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी है। रडार को चकमा देता है। ट्रैकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह है सरमट। सरमट यानी कि शैतान। शैतान क्यों कहा जाता है, अब आप ये भी समझें। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिकी मिनटमैन के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका के पास में मिनटमैन सबसे खतरनाक मिसाइल, और वहीं रशिया के पास में सरमट सबसे खतरनाक मिसाइल है। टारगेट रेंज रशिया की मिसाइल की 18,000 किलोमीटर, वहीं अमेरिका कहीं भी टिकता नहीं, 9,600 किलोमीटर। स्पीड सरमट की 25,600 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं अमेरिका की जो मिनटमैन मिसाइल है 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। परमाणु हथियार एक बार में 10 से 15 सरमट लेकर के जा सकता है, यानी प्यूतिन का शैतान लेकर के जा सकता है। ये प्यूतिन का शैतान किन मायनों में खास है, आपको दिखाते हैं। यूक्रेन जंग शायद इस दुनिया की सबसे खतरनाक जंग साबित होने वाली है। रशिया ने इस कड़ी में धरती के सबसे खतरनाक हथियार का सफल लॉन्च किया। महाविनाशकारी हथियार है। लॉन्च होते ही सारी दुनिया कैसे सख्ते में आ गई है, देखिए। रूस ने तैयार की दुनिया की महाशक्तिशाली सरमट मिसाइल। दुनिया का हर कोना रूसी सरमट मिसाइल की रेंज में है। दुनिया में किसी के पास नहीं है इतनी शक्तिशाली मिसाइल। ऐसा लगता है कि दुनिया में ताकतवर का ही बोलबाला है, और यही वजह है कि रूस ने तैयार कर लिया है सबसे ताकतवर हथियार। रूस का सरमट इतना समर्थ है कि पलक झपकते किसी भी देश को दुनिया के मानचित्र से मिटा दे। ये इतना चुस्त है कि आप सोचते रह जाओगे और ये अपना काम कर देगा। ये इतना शातिर है कि दुनिया का कोई रडार इसे पहचान नहीं सकता। सरमट इतना विशाल है कि कोई भी लक्ष्य इसके सामने चींटी है। यूं कह लीजिए कि हथियारों की दुनिया का घटोत्कच है रूस का सरमट। अपने इस घटोत्कच मिसाइल पर पुतिन को इतना गुमान है कि उन्होंने दावा किया कि दुनिया 2 बार सोचेगी रूस की तरफ आंख उठाने से पहले।
Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. अभी तो आपने सरमट की महिमा को जाना है, अब इसके तकनीकी पहलुओं को भी समझ लीजिए। महाहथियार है RS-18 सरमट, एक साथ 24 एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर जा सकता है। आवाज से 27 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन पर अटैक करता है। एक घंटे में 7000 मील का सफर तय कर सकता है। दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकती। 10 से ज्यादा वॉरहेड्स को अपने साथ ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है। रूस ने बुधवार को जब इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया तो दुनिया के वो तमाम देश दंग रह गए जिन्होंने सोचा था कि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की कमर तोड़ देंगे। रूस ने अमेरिका समेत दुनिया के देशों को बता दिया कि ऐसे प्रतिबंधों को वो अपने ठेंगे पर रखता है। Действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике. आइए अब जरा सरमट के आकार के बारे में आपको बता दें। घटोत्कच जैसा बाहुबली है सरमट। इस मिसाइल का वजन 200 टन से अधिक है। इसका प्रक्षेपण वजन 208.1 मीट्रिक टन है। ये मिसाइल 35.3 मीटर लंबी है। इसका व्यास 3 मीटर का है। इधर रूस के इस मिसाइल सरमट ने सुदूर पूर्व में करीब 6000 किलोमीटर दूर कामचटका प्रायद्वीप में जैसे ही अपने लक्ष्य को निशाना बनाया, अमेरिका थर्रा गया। वो भले ही इसे नियमित परीक्षण बता रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका ने अपने बाहुबली मिसाइल के परीक्षण को फिलहाल के लिए टाल दिया है। साफ है, रूस से टकराव के बहाने तलाश कर रहा है अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि सरमट को कहते हैं शैतान, सरमट को कहते हैं संहारक, सरमट को कहते हैं महाविध्वंसक। क्यों कहते हैं संहारक? कैसे काम करता है ये शैतान? क्यों पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है पुतिन का शैतान? अब आप ये देखिए, मिसाइल सरमट 15 परमाणु हथियार एक साथ लेकर के उड़ता है। 15 परमाणु हथियार ये सीधे अटैक करा सकता है। वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से अलग होता है। वॉरहेड का जो कवर है मिसाइल से अलग होता है। फिर वॉरहेड का जो कवर है, ये जो कवर, इस कवर के हटते ही टारगेट होता है सेट, और टारगेट सेट होते ही सीधे कर देता है अटैक। इसीलिए कहते हैं कि ये पुतिन का है शैतान, और पुतिन का ये शैतान महाघातक है। लेकिन अगली जो बड़ी खबर है, रशियन सेना ने मारियोपोल पर कर लिया है कब्जा। पुतिन ने जीत का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है मारियोपोल, हमने शहर को आजाद करा दिया, ये पुतिन ने ऐलान कर दिया है। क्या मारियोपोल से वाकई यूक्रेन का कब्जा हट गया है, यानी रशिया का पूरी तरह कब्जा हो गया है? क्योंकि मारियोपोल के मेयर ने लगभग 6 दिन पहले ये कहा था 90% मारियोपोल तबाह हो गया है और 80% आबादी जा चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या पुतिन 9 मई तक युद्ध बंद करेंगे या 9 मई के बाद में परमाणु प्रहार करेंगे? परमाणु प्रहार की जब बात आती है ना, तो एक सफेद बटन होता है, वही सफेद बटन जिसे दबा करके कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक पुतिन कर सकते हैं। क्या है ये जानिए। पुतिन का एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस है जिसमें पूरी कोडिंग होती है। इसी के अंदर एक होता है सफेद बटन। एक साथ 6000 से ज्यादा परमाणु बम कंट्रोल करता है सफेद बटन। न्यूक्लियर ब्रीफकेस में परमाणु अटैक कमांड सिस्टम होता है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक सीक्रेट कोड से पहले खोला जाता है। ब्रीफकेस को खोलने का कोड केवल पुतिन के पास में है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के अंदर एक ब्लैक स्क्रीन होती है और ब्रीफकेस में अलग अलग रंग के कई बटन्स होते हैं। लाल बटन, सफेद बटन सिर्फ एक होता है, बाकी अलग अलग कलर के बटन होते हैं। लेकिन सफेद बटन दबाए जाने का मतलब यह है कि कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक हो जाना। अब पूरी दुनिया ये डर रही है कि पुतिन इंपल्सिव है, पुतिन सनकी है, कहीं सफेद बटन ना दबा दें। रशिया ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर रोक लगा दी है। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। कमला हैरिस की रशिया में एंट्री पर लगाई रोक, मार्क जकरबर्ग के आने पर भी लगाई है रोक। कुल 27 अमेरिकियों की रूस में एंट्री हो गई है बैन। रशिया से विदेश मंत्रालय ने किया रोक का ऐलान।
लेकिन मारियोपोल पर कब्जा करना क्योंकि पुतिन के लिए बहुत ज्यादा कई मायनों में खास हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि मारियोपोल पर पूरी तरह से रशिया का कब्जा हो गया है। लेकिन मारियोपोल स्ट्रैटेजिक मामले में क्यों है खास? पूरब और पश्चिम का जो कॉरिडोर है ना, इसके सहारे क्रीमिया को रशिया से जोड़ता है मारियोपोल। मारियोपोल बंदरगाह 10 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल कर सकता है। मतलब ये कि 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल साइट्स कंट्रोल में रशिया की आ जाएंगी जैसे ही मारियोपोल कब्जे में आएगा। ये मारियोपोल के बारे में खास बात कही जाती है, इंडस्ट्रियल साइट का कंट्रोल में आ जाना। आगे इंडस्ट्रियल साइट कंट्रोल करके यूक्रेन की आर्थिक तबाही की जा सकती है। मारियोपोल के कब्जे में आने से यूक्रेन दुनिया से पूरी तरह से कट जाएगा, ये अच्छे तरीके से जानते हैं पुतिन। लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कीव खार्किव नहीं, खिरसोन बूचा नहीं, मारियोपोल की एक स्टील फैक्ट्री पर है जहां यूक्रेन के सैनिक फंसे हैं और रूसी सेना के सामने सरेंडर कर नहीं रहे। पूरा मारियोपोल रशिया के कब्जे में है सिवाय एक स्टील फैक्ट्री को छोड़कर। यह स्टील फैक्ट्री किन मायनों में खास है, रिपोर्ट आप देखें। मारियोपोल की इमारतें मटियामेट हो गई। मारियोपोल की सभ्यता ने मरघट का रूप ले लिया। मारियोपोल का विकास हजारों साल पीछे चला गया। अब यहाँ एक स्टील फैक्ट्री है, इसका नाम है अजोवस्टल आयरन एंड स्टील वर्क्स। 4 वर्ग मील में फैली ये फैक्ट्री अब यूक्रेन के प्रतिरोध का अंतिम केंद्र है, क्योंकि रूस ने इनसे सरेंडर करने को कहा था, लेकिन 36वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर वोलिना ने कहा कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और वो वक्त आ चुका है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि उनके सैनिकों का रसद अब खत्म होने को है। दुनिया के लिए अब यही हमारा आखिरी पता है। इस फैक्ट्री में सैनिकों के समेत करीब 1000 नागरिक भी फंसे हैं और रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है, क्योंकि आत्मसमर्पण की मियाद खत्म हो चुकी है। अब इसे कब्रिस्तान बनने से रोकना नामुमकिन है। मारियोपोल के मेयर वादिम वोइचेंको ने इलाके में भूख प्यास से परेशान लोगों को निकालने के लिए 90 बसों का इंतजाम किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि रूसी हमले लगातार जारी हैं। 6000 लोगों को वक्त रहते यहां से निकालना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रूसी टैंक सब कुछ रौंदते हुए अपने कब्जे में ले रहे हैं। मारियोपोल की मदद की आखिरी गुहार सारी दुनिया सुन रही है, लेकिन रूस की ताकत के सामने सब बेबस और लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन रशिया है कि मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रशिया अपना काल लेकर के आया है और रशिया जितने भी मिसाइल्स हैं उनके जरिए अटैक करने की फिराक में है। 9 मई से पहले रशिया का इसी तरह का एक ब्रह्मास्त्र है, मिसाइल का नाम है कैलिबर। कैलिबर क्यों, अब ये भी जान लीजिए आप। टेक्निकल इस कैलिबर मिसाइल का नाम है SSN-30 कैलिबर क्रूज मिसाइल। कैलिबर मिसाइल समुद्री जहाज से हमला करती है। कैलिबर छोटे परमाणु बम से हमला करती है, यानी जो सरमट है ये बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के जाता है, कैलिबर छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। जमीन, समंदर, हर जगह से टारगेट को कैलिबर चुन पाती है। कैलिबर की रेंज जो है 500 से 25,000 किलोमीटर तक की है। कैलिबर मिसाइल की लंबाई लगभग 6.25 मीटर के आसपास की है और पुतिन को यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सरमट का इस्तेमाल करना, कैलिबर का इस्तेमाल करना, तब जबकि लगभग 2 महीने होने को आ गए हैं, तब जबकि 9 मई का दिन करीब है, तब जबकि विक्ट्री डे परेड का दिन करीब है, तब जबकि उस दिन के जश्न का दिन करीब है जब पूरा रशिया 1945 वाले जश्न में डूबा होता है। जब 1945 का वो जश्न, जब नाजी फौज पर सोवियत सेना ने विजय हासिल की थी। 9 मई को क्या होने वाला है, अगली बड़ी खबर। 9 मई को खत्म हो सकता है रशिया यूक्रेन युद्ध। पुतिन कर सकते हैं जंग खत्म करने का ऐलान। 9 मई को रशिया मनाता है सालाना विक्ट्री डे परेड।
लेकिन यूक्रेन के पूर्वी प्रांत लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक रशियन सेना ने इलाके के 80% हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लुहांस्क उन दो महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक है जिनको मिलाकर डॉनबास का क्षेत्र आता है। उधर रशिया ने अलग दावा किया। रशिया का दावा यह है कि लुहांस्क पर उसका पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। लुहांस्क का मतलब यह हो गया पूर्वी यूक्रेन वाला हिस्सा। पूर्वी यूक्रेन के हिस्से पर अगर हो गया है पूरी तरह रशिया का कब्जा, तो इसका मतलब यह है कि कनेक्टिविटी सीधे तौर पर यूक्रेन की खत्म हो जाएगी बाकी पूर्वी हिस्से से। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? रिपोर्ट। सदी की सबसे भयंकर तबाही की मिसाल बन गया है यूक्रेन। दुनिया की नई पीढ़ी ने इतना विनाश पहली बार देखा होगा। ये कह लीजिए यूक्रेन इस धरती में यमराज का नया ठिकाना बन गया है। तबाही, बर्बादी और खंडहरों की कहानियां गढ़ने के बाद अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि डोनबास का लुहांस्क अब रूस ने अपने पंजों में दबोच लिया है। लुहांस्क के गवर्नर ने बचे खुचे यूक्रेनियों को चेतावनी दे दी है कि तत्काल घर छोड़कर भाग जाओ, वरना रूसी सेना के अत्याचारों से बचना मुश्किल हो जाएगा। Battle for Donbass will remind you was Second World War, with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. डोनबास ही वो इलाका है जिसने इस जंग को पैदा किया। रूस समर्थित अलगाववादियों का 40% हिस्से पर पहले से कब्जा था। रूस के प्रवक्ता ने बताया कि इस इलाके में रूसी विस्तार के लिए सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उसी का नतीजा है कि आज डोनबास रूस के कब्जे में है। Высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвинково и Попасный. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины в районах населенных пунктов. क्या है ना, एक मीडिया वॉरफेयर भी चल रहा है। पश्चिमी मीडिया जो है अपने तरीके की अपनी सहूलियत वाली रिपोर्ट दिखा रहा है और रशियन मीडिया का ये कहना है कि हमने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, कीव पर कब्जा कर लिया है, खेर्सोन में कर लिया, लुहांस्क, डोनेस्क, इन सभी जगह। लेकिन रशिया अभी भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। डोनेस्क के लोगों ने पलायन कर दिया है, 3/4 आबादी ने शहर छोड़ दिया है। यानी डोनेस्क और लुहांस्क ये दो प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनकी आजादी लगभग 59 दिन पहले ही पुतिन ने डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो पुतिन के लिए अपनी छवि बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि सुपर पावर की लड़ाई है। पुतिन के सामने यूक्रेन नहीं है, पुतिन के सामने दूसरी तरफ अमेरिका है, पुतिन के सामने नेटो है। तो ऐसे में क्या पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, आप ये समझें। कम वजन वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कम दूरी तक तबाही मचाते हैं, संदेश बढ़ा देते हैं। सबसे छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 1 किलोटन का होता है, लेकिन सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 100 किलोटन तक का होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तोप की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु हथियार 15 किलोटन का था, लेकिन अगर आज की तारीख में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो आप ये समझें कि लगभग 3.5 से 8.5 किलोमीटर की दूरी का पूरा इलाका हो जाता है तबाह। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर मारियोपोल की भी है, ये तस्वीर कीव की भी है, ये तस्वीर खार्किव की भी है, जो आपको लगातार इंडिया न्यूज दिखाता रहा है। कितनी तबाही हुई ये तस्वीर आप देखें। यूरोपियन यूनियन प्रमुख ने जब यूक्रेन का दौरा किया, ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया है। ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस अभी भी ये बता रहा है कि 59 दिन के बाद भी मैं हार नहीं मानूंगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।